हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग सेल के बारे में डिस्कस कर रहे थे और सेल की वेरियस सेल ऑर्गन्स के बारे में हमने बात की थी। तो आज उनमें से एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसको सबसे पहले पोर्टर एंड थॉमसन नाम के दो साइंटिस्ट ने 1948 में डिस्कवर किया था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म में कुछ स्पेस के रूप में रहते हैं। ऐसे स्पेस जो कि मेम्ब्रेन से ढके हुए हों और एक्सटेंसिव नेटवर्किंग के रूप में प्रेजेंट हों। ये आप देख सकते हैं कि कुछ स्पेस हैं जो कि मेम्ब्रेन से ढके हुए हैं और इनका एक एक्सटेंसिव नेटवर्क बना हुआ है, जैसा कि यहाँ पे भी दिखाया गया हुआ है। तो इन्हीं स्पेस को, उनके साथ में जो ये मेम्ब्रेन है, इसको हम क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ये साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। जैसे एक तो साइटोसॉल, जो कि इन दो स्पेस के बीच में प्रेजेंट होता है, साइटोसॉल या सेल सैप, ठीक है। एक वो जो कि इस स्पेस के विदिन पाया जा रहा हो, जिसको हम बोलते हैं ल्यूमन या सिस्टर्नल स्पेस, ठीक है। अच्छा, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनमें तीन प्रकार के स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं: वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और सिस्टर्नी। ऐसे स्पेस जो 25 से लेकर के 500 माइक्रोन मीटर डायमीटर के होते हैं, तो उनको हम वेसिकल्स बोलते हैं। और ऐसे स्पेस जो 50 to 100 माइक्रोन मीटर डायमीटर के होते हैं, उनको हम बोलते हैं ट्यूब्यूल्स। और ऐसे स्पेस जो 40 to 50 माइक्रोन मीटर डायमीटर के होते हैं, उनको हम बोलते हैं सिस्टर्नी। तो ये सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल से मिलके बने होते हैं। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक्चुअली ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट हो, तो उनको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी सरफेस पे जब राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो इनका जो अपीयरेंस होता है वो रफ दिखता है, खुरदरा दिखता है। इसीलिए हम इनको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनकी सरफेस पे राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, उनको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसा कि आप जान रहे हैं कि जो राइबोसोम है, इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। तो अगर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रेजेंट है, तो उस पर्टिकुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वर्क क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस का। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, लिपिड सिंथेसिस का काम करते हैं और ग्लाइकोजन सिंथेसिस का भी काम करते हैं। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जब आपने न्यूक्लियस देखा होगा, तो वहां पे एक इस तरीके से आपने देखा होगा इस तरीके से न्यूक्लियस के बाहर कोई फिगर आपने देखा होगा। जब मैं आपको सेल पढ़ा रहा था, प्लांट सेल और एनिमल सेल, तो उसमें न्यूक्लियस के बाहर मैंने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, इस तरीके से। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ था, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दिखाया गया था, ठीक है। वही स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो चूंकि आपको पता है कि जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, जो डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है, डीएनए से एमआरएनए का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन। ठीक है।
तो डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रोसेस है ये कहाँ पे होती है? न्यूक्लियस के अंदर होती है। कहाँ होती है? न्यूक्लियस के अंदर होती है। चूंकि एमआरएनए न्यूक्लियस के अंदर बन रहा है तो इसको बाहर निकलने के लिए जो रास्ता देता है वो कौन देता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इट प्रोवाइड्स पैसेज टू एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। तो एमआरएनए को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आने के लिए जो पैसेज प्रोवाइड किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है प्रोटीन का सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, ग्लाइकोजन सिंथेसिस और एमआरएनए को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आने के लिए पैसेज को प्रोवाइड करना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बहुत सारे एंजाइम्स स्टोर होते हैं। इसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर बात करें तो ये भी लिपिड ग्लाइकोजन की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये भी पैसेज प्रोवाइड करता है इसको एमआरएनए को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आने के लिए। क्योंकि इस पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते इसीलिए ये प्रोटीन की सिंथेसिस में नहीं इन्वॉल्व होता है। तो इस प्रकार से हमने जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे रिगार्डिंग टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उनको डिस्कस किया। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू वेरी मच।